हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको द स्मेल ऑफ लेवेंडर का चौथा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रेचल की हिम्मत नहीं हुई वहाँ और रुकने की और वो अगले ही दिन अपनी आंट के यहाँ चली गई। उसके बाद घर पर एनालिस अकेली रह गई। उसने वहाँ रहते हुए एक हफ्ते बिता दिए, हर चीज़ पर गौर दिया। रेचल के चले जाने के बाद वो काला साया दोबारा उस घर में नज़र नहीं आया, पर फिर भी एनालिस जानना चाहती थी कि वो कौन था। वो नहीं चाहती थी कि रेचल अपने घर को छोड़कर कहीं और रहे। वो चाहती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसकी ज़िंदगी की सारी खुशी मिले और इसलिए उसने फ़ौरन इस केस पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने उस खंडहर नुमा कमरे पर और ज़्यादा गौर किया। वो सफ़ेद घेरा जो उसने उस कमरे में देखा था वो वाकई में अजीब था। उस किताब में उसके बारे में कुछ तो लिखा था, पर वो उसे पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उसकी भाषा कुछ अजीब ही थी। एनालिस सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी उसने सोचा कि क्यों ना एक बार रेचल के कमरे में जाकर देखा जाए। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जो उस साई के बारे में कोई बात साफ कर पाता हो सकता है कि वो हमारी गैर हाज़िरी में रेचल के कमरे में आता जाता हो सकता है इसीलिए उसे पता हो कि रेचल का कमरा कौन सा है और वो शैतान सीधे रेचल के कमरे में ही आया, बल्कि रेचल को ही मारने आया। ये सभी बातें उसके लिए बहुत अजीब थी, इसलिए वो फ़ौरन तेज़ कदमों से चलती हुई रेचल के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसने कमरे का एक एक कोना छान मारा। वहां उसे कुछ खास नज़र नहीं आया, सिर्फ दीवार पर और अलमारी के आसपास कुछ खनौचों के जो उस शैतान की वजह से बने थे, जो उन दोनों को उस रात दिखा था। उसने हर तरफ गौर किया, कमरे की खिड़की खोल दी और कमरे में हर तरह से उजाला कर दिया ताकि वहाँ रखी हुई कोई भी चीज़ उसकी नज़रों से बच ना सके। खिड़की खोल देने के बाद उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और उसके नीचे भी कुछ अजीब चीज़ नज़र आ रही थी, किसी तरह की सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ जो उस कालीन के आसपास बिखरी हुई थी। इस कमरे में पहले इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी क्योंकि रेचल दिन के वक्त इस कमरे में नहीं बैठती थी। वो कुछ ना कुछ करने के लिए घर में घूमती रहती थी या फिर अपने काम की वजह से घर से बाहर रहती थी। शायद इसलिए उसने ध्यान ना दिया हो। एनालिस ने इस बात पर गौर किया और उसने फ़ौरन उस सफ़ेद पाउडर को हाथ में लेकर देखा। उसे देखने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ ये नमक जैसा कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है और उसके बाद उसने उस कालीन को हटाने का फ़ैसला किया। उसने पूरा ज़ोर लगाकर उस बिस्तर को खिसकाया और उसके बाद उसने उस कालीन को उठाकर देखा और कालीन को उठाने के बाद वो बिल्कुल दंग रह गई। वहाँ पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि उस खंडहर नुमा कमरे में उसने देखा था। ठीक वैसा ही एक निशान, एक गोल घेरा जिसके बीच में एक क्रॉस का निशान था। ये भला क्या चीज़ है? ये बात मेरी समझ से परे हो रही है। ये सब कुछ देखने के बाद अचानक ही एनालिस के दिमाग में एक बात आई। मैंने आन हू का कमरा नहीं देखा। क्या हो अगर उनके कमरे में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? ये किसी तरह का सिग्नल हो या किसी, इन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है, पर एक बार उनका कमरा ज़रूर देखना चाहिए। कहते हुए एनालिस सीढ़ियों से नीचे गई। रसोई में उनकी कुक काम कर रही थी। वो एनालिस के लिए खाना पका रही थी। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और अपने आप में ही खोई रहती थी और उसके परिवार वालों के बारे में भी कोई यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। सब इतना जानते थे कि वो आंट हू के साथ यहाँ आई थी और उसके बाद उनके साथ यहीं रह गई। उसका परिवार कहाँ है, उसके माँ बाप, उसके दोस्त या उसके भाई बहन, किसी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था वहाँ। ना ही वो अपने बारे में किसी को बताती थी। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैरियन है। ओह मैरियन, अच्छी खुशबू आ रही है। आप खाना बना रही हैं? हाँ, खाना बना रही हूँ।
तुम्हें कोई काम था? कुछ खास नहीं। आन खू का कमरा कौन सा है जानती हैं आप? ओह, उनका कमरा वहाँ सीढ़ियों की दाईं ओर है, तीसरा कमरा। क्या उस कमरे पर लॉक है? हाँ शायद। क्या आपके पास उसकी चाबियाँ हैं? ये लो। शुक्रिया। एनालीज फ़ौरन उन चाबियों को लेकर उस कमरे की तरफ गई और उनकी कुक तब तक उसे अजीब निगाहों से घूरती रही जब तक वो उसके निगाहों से ओझल नहीं हो गई। एनालीज अब आन खू के कमरे में थी। उसने उनके कमरे में भी रोशनी के ऐसे ही तरह तरह के उपाय किए और उसने खिड़कियां खोली, कर्टन्स हटाए और साथ ही साथ कई सारे लैंप्स वहाँ उस कमरे में जला दिए। ये कमरा रेचल के कमरे से काफ़ी बड़ा था। इस कमरे में काफ़ी सामान भी था। वो सालों तक यहाँ रही थी और जाहिर है इतने सालों में उन्होंने काफ़ी सारा सामान यहाँ इकट्ठा कर लिया था। उनकी अलमारी, उनका कबर्ड, उनके कपड़े और उनके श्रृंगार का कुछ सामान, सब कुछ वहीं पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे छुआ भी ना हो। पर एनालीज ने इन सब चीज़ों पर गौर देने के बजाय सीधा कमरे की फर्श पर ध्यान देना शुरू किया। यहाँ भी उन बाकी कमरों की तरह एक कालीन था। उसने फ़ौरन उस कालीन को हटाया और उसे देखने के बाद कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा उन बाकी दोनों कमरों में था। इस निशान और उस शैतान का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है और साथ ही साथ वो दोनों मौतें भी ज़रूर इसी से जुड़ी हुई हैं। पर मैं इस निशान का मतलब कैसे पता लगाऊं, किससे बात करूं? कोई भी नहीं जानता मुझे यहाँ और ना मैं किसी को जानती हूँ। और ये किताब मेरी समझ से बाहर है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अचानक ही एनालिस को इस जगह पर रहने में घुटन सी महसूस होने लगी और एक अजीब घबराहट ने उसे घेर लिया। वह फ़ौरन घर से बाहर निकल गई। एनालिस गांव के ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां गांव की अधिकांश जनता रहती थी। ये सभी आम लोग थे जो खेती या फिर ऐसे ही कारोबारों से जुड़े हुए थे। इन सभी परिवारों के बूढ़े लोग गांव में एक जगह इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। एनालिस चलते हुए वहीं पहुंची। वहाँ कई लोग इकट्ठा थे। उसे देखते ही उनमें से कुछ ने कहा, हेलो यंग लेडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस गांव में नहीं लग रही हो। हाँ, मैं यहाँ इस गांव में नहीं हूँ, कुछ दिन पहले आई हूँ मेरी एक दोस्त से मिलने के लिए और उसकी मदद करने के लिए, पर अफसोस मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम किसकी मेहमान हो? क्या आप में से किसी ने रेचल विल्सन का नाम सुना है? रेचल? ओह, शायद तुम उस हवेली वाली रेचल की बात कर रही हो जिनकी आंट कुछ दिन पहले गुजर गई। ओह हाँ, जानता हूँ मैं उन्हें। मैं पहले उसी परिवार के लिए घोड़ा गाड़ी चलाया करता था। ओह, क्या हुआ? सब ठीक तो है? काफ़ी अजीब कहानी है। पता नहीं आप लोग ये कहानी सुनकर इस पर विश्वास कर पाएंगे या नहीं। हम ज़रूर विश्वास करेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। बैठो, हमें बताओ। उसके बाद एनालिस ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बता दी। उनमें से एक ने कहा, मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। शायद इस गांव में ही रहता है और वो भी शायद ऐसे ही किसी कबीले से है। वो कहाँ से है ये तो नहीं जानता, पर शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। वो ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है जैसे काला जादू या टोना टोटका। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे अभी वहाँ ले जा सकते हैं? क्या तुम अभी जाना चाहती हो? हाँ, इस मुसीबत से जितना जल्दी छुटकारा पा सको उतना अच्छा। ठीक है, तो फिर चलो। इतना कह के वो एनालिस को अपने साथ उस इंसान के घर तक ले गया। वो न जाने कैसी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पे चलते हुए आगे पहुँचे और काफ़ी आगे जाने पर एक सुनसान इलाके में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी नज़र आई जिसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था और खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। ये जंगल का इलाका था, इसलिए यहाँ पेड़ों की वजह से कुछ अंधेरा सा हो रहा था। ये उनका घर। इनका नाम है ओमानिया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे जाकर उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया, एक लंबी चरमराहट के साथ। अंदर से एक बूढ़े इंसान ने उन दोनों को अजीब नज़रों से घूरा। ओह एस्ट्रिक्स, तुम यहाँ कैसे? ओह बस ऐसे ही, आपकी मदद की ज़रूरत थी किसी को। ओह यंग लेडी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एनालिस है। बैठो। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में मेरी एक दोस्त है और वो बहुत मुसीबत में है। अगर मैं उसकी मदद कर पाती तो मुझे बहुत खुशी होती। मैंने पूरी कोशिश की, पर यहाँ चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मेरे बस के बाहर हैं, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। इसलिए आपके पास आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरी मदद करेंगे। क्या बात है? देखिए ये किताब देखिए। ओह ये तो मेरे पास भी है। सच में? हाँ, ये हमारे कबीले की तरफ से हम में से कुछ लोगों को मिलती है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ज़बानी रटी हुई है। सच कह रहे हैं? देखो, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पर विश्वास करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इनमें से एक चीज़, ये देखिए, ये निशान, इसका क्या मतलब है और ये किस चीज़ के बारे में है? ओह ये निशान। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये निशान कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं जानती, इसीलिए तो आपसे मदद मांग रही हूँ। असल में मेरी सहेली, उसकी आंट, वो कुछ ही दिन पहले गुजर गई। मुझे उनके कमरे में ये निशान मिला। कुछ दिन पहले मेरी दोस्त और मुझ पर एक अजीब चीज़ ने हमला किया। मैं आपको समझा नहीं सकती वो क्या था। और मैंने उसके कमरे में ये निशान देखा और इसलिए मुझे लगा शायद इसका कुछ मतलब हो। इसका वाकई में काफ़ी बड़ा मतलब है बेटा। मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। कहाँ रहती हो तुम? सच में? हाँ सच में, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से काले जादू की जानकारी यूं ही बेकार पड़ी है मेरे पास। अब इसका इस्तेमाल करके किसी की मदद कर पाऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो फिर चलिए मेरे साथ। एनालिस उन्हें कुछ ही देर में अपने घर तक ले आई। घर तक पहुंचने के बाद उसने वो तीनों ही कमरे उन्हें दिखाए। सबसे आखिर में वो खंडहर कमरा, जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ था। यही वो कमरा है जहाँ से मुझे लगता है वो काला साया इस घर में आता होगा। हर चीज़ मेरी समझ से परे है यहाँ। वो काला साया कौन था? और वैसे पहली बात, इस कमरे में किसी अजीब चीज़ की खुशबू नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, ये बात मैंने पहली बार ही नोटिस की थी जब मैं इस कमरे में आई थी। और ये कमरा उस दूसरे कमरे से अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में खुद रिचल को नहीं पता था जब तक हमने यहाँ खोजबीन नहीं शुरू की थी। तो शायद इस परिवार को बर्बाद करने का ये अच्छा खासा तरीका ढूंढा गया है। ऐसा तरीका जिससे किसी के भी हाथ गंदे नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये असल में क्या है। क्या है ये असल में एक ऐसा तरीका है काले जादू का जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है, ख़ासकर किसी भेड़िया मानव या फिर किसी पिशाच को। और अगर जादू करने वाला बहुत ही अच्छा हुआ तो शैतान को भी। पर यहाँ तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि वो जो भी है वो शायद एक भेड़िया मानव है। जैसा कि मैंने तुम्हारे दोस्त के कमरे में वो निशान देखे, वो उसके पंजों के निशान हैं। तो मुझे लगता है शायद वो एक भेड़िया मानव है और उससे तुम्हारे परिवार को ख़त्म करने के लिए ही भेजा गया है। मेरी सहेली के परिवार को, हाँ, तुम्हारी दोस्त के परिवार को। और काफ़ी हद तक शायद वो इस काम में सफल भी हो गया है। तो सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस परिवार के बर्बाद होने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे होता है। और तीसरी बात ये, इस घर में आने जाने के लिए और इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त चाहिए। कोई ऐसे ही यूं ही ये काम नहीं कर सकता है जब तक किसी की मदद ना मिले। ध्यान लगाना और
एकाग्र मन से इन कामों को करना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो ये काम नहीं कर सकते। काला जादू भी किसी तपस्या जैसा ही है, हालांकि इसका अर्थ उल्टा होता है और काम और नतीजे भी उल्टे होते हैं। इसका इस्तेमाल बुरे कामों में किया जाता है, पर फिर भी तुम्हें उतनी ही लगन की ज़रूरत होगी जितना एक आम जादू को करने के लिए होती है। तो इसलिए इस काम को करने के लिए वक्त और धैर्य दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए ये बात नामुमकिन है कि कोई रात के वक्त दबे पाँव आकर यहाँ ये काम करता होगा, जबकि उसके दिमाग में पकड़े जाने की बातें चलती रहती होंगी। वो ध्यान ही नहीं लगा सकता। इसलिए हो सकता है कि ये किसी एक इंसान का नहीं, 2 इंसानों का काम हो जिन्होंने ये मिल कर किया हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई रहता है? हाँ, हमारी एक कुक है। ओह, मिल सकता हूँ उनसे? हाँ ज़रूर, वो नीचे ही होंगी। वो सभी नीचे की तरफ गए, पर मैरियन का कहीं पता नहीं था। वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। वेरी गुड। तो जानती हो ना इसका क्या मतलब है? वो किसी न किसी तरह इस गुनाह में शामिल है, तो उस पर ध्यान रखना जब तक वो यहाँ वापस नहीं आ जाती। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़? मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। चाहो तो मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, छुप कर। और अगर तुम चाहो तो अपनी सहेली को यहाँ वापस बुला सकती हो। उसे हर एक बात बतानी होगी और उसके बाद उसके ही ज़रिए उस खूनी को पकड़ा जा सकेगा, उस शैतान का ख़ात्मा हो सकेगा। जब तक वो यहाँ नहीं है, वो शैतान यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम क्या है। उसे सिर्फ एक ही काम के लिए यहाँ बुलाया जाता है, कत्लेआम करने के लिए। इसलिए चाहो तो अपनी सहेली को जितना जल्दी हो सके यहाँ बुला लो। आने वाली पूर्णिमा की रात को हम उस शैतान का पता लगा लेंगे। उसे एक बार जो काम सौंप दिया गया है, वो उसे पूरा किए बगैर नहीं मानेगा। जब कभी भी तुम्हारी सहेली यहाँ वापस आएगी, भले ही वो यहाँ महीने, साल या 10 साल बाद आए, उसकी जान को खतरा हमेशा रहेगा। इसलिए इस काम को निपटाना ज़रूरी है। और दूसरी बात, उस साय के बारे में हम पता लगा कर रहेंगे, बस उसकी एक कड़ी हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है फिर। एनालिस ने फ़ौरन रेचल को एक खत लिख दिया और तब तक के लिए मिस्टर ओमेनियन उनके साथ ही रहने लगे, चोरी छुपे, जिसकी कोई खबर ना हो। शाम तक उनकी कुक वापस आ गई। उसके वापस आने पर रेचल ने उससे बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो आप सुबह कहाँ चली गई थी? ओह, बस यूँ ही, कुछ सामान लेना था मुझे। क्यों, किसी चीज़ की ज़रूरत थी तुम्हें? हाँ, वैसे मैं बस सोच रही थी बाज़ार जाने के लिए, पर यहाँ के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ ना, इसलिए सोचा कि आपको साथ ले चलूँ, पर आप घर पर ही नहीं थी। ओह, तुम घर से बाहर चली गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद देर से लौटोगी, इसलिए मैं चली गई थी। ठीक है। अच्छा, क्या रात का खाना आप मुझे मेरे कमरे में दे सकती हैं? क्यों, तुम्हें यहाँ आकर खाने में कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस असल में जब मैं बाहर गई थी तब असल में मेरे पैर में चोट लग गई और अब मैं बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं कर सकती। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, इसलिए अगर आप मेरी आज मदद कर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हें चोट लगी है। आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? अगर आप नहीं लाना चाहती तो कोई बात नहीं। कहते हुए एनालिस अपने कमरे की तरफ जाने लगी और उसने चलते हुए लंगड़ेपन का नाटक करना शुरू किया। कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी तुम्हारा खाना। शुक्रिया आपका। तुम यहाँ से जा कब रही हो? बहुत जल्द। इसके बाद एनालिस अपने कमरे में चली गई। रात के तकरीबन 8 बजे मैरियन एनालिस के लिए डिनर लेकर उसके कमरे के पास पहुंची।
उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैरियन कमरे के अंदर चली गई, पर एनालिस कमरे के बाहर थी और इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही मैरियन उसके कमरे के अंदर गई, एनालिस ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब मैरियन कहीं भी भाग नहीं सकती थी। अब सच्चाई का सामना करने की बारी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मेरी कहानी का अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। इसका अगला पार्ट इसका फाइनल पार्ट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।